वॉज वेरी वॉर्म वेलकम दिस शो। मैं हूँ कामरान शाहिद। मुहर्रम अल हराम का महीना जो है बेसिकली उससे इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ होता है। बड़ा बाबरकत महीना है और स्टार्ट ही शहादत से होता है और शहादतों का महीना है। हम ये तो जानते हैं कि 10वीं मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके अहले बैत जो है जिस तरह वो शहीद हुई उसने एक तारीख़ रकम की। और हम ये भी जानते हैं कि पहली मुहर्रम को जो है हमारे पहले खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं उनकी भी शहादत जो है वो हुई। और हज़रत उमर फ़ारूक की अगर आप उसवा हुस्ना पढ़ें, मैंने बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, ख़ासतौर पर शबली नुमानी की जो किताब है अल फ़ारूक, वो पढ़ने के लायक है। बायोग्राफ़ी हज़रत उमर फ़ारूक के किरदार के ऊपर, उनकी सियासी विजन के ऊपर। तो आपको अंदाज़ा होगा कि हुक्मरान को अच्छा, ऑनेस्ट और मजबूत हुक्मरान होने के लिए सदियाँ या दिहाइयाँ दरकार नहीं होती। वो ये चीज़ अपने खून में, अपने दिमाग में, अपनी मिट्टी में लेकर पैदा होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जिस ज़माने में दुनिया के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहलाए, कि यूरोपियन जिनको उमर द ग्रेट कहा, उस ज़माने में जो अरबों की हालत थी, जो जहालत का आलम था, वो उसके ऊपर पूरी तारीख़ के तारीख़ औराक भरे हुए। तो आज के हुक्मरान जब ये कहते हैं जी 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे रियासत मदीना की तरफ जाने के लिए, तो बेसिकली वो अपनी कमज़ोरी का इजहार कर रहे होते हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक से स्टार्ट करता हूँ कि शहादत से, उनमें मौलाना तारिक जमील ने उनकी खिलाफत के हवाले से एक ऐसी कुछ वाक़यात सुनाए हैं, दरिया को कूज़ें बंद किया है, जो अगर आज के हुक्मरान भी उसको सुन लें और उसको इंस्पिरेशन बना लें तो फिर 10 साल 20 साल की बात नहीं करेंगे, आज से इस मुल्क को सीधी सिमत पे ले जाएंगे। सुनते ये था जी खिलाफत का आला तीन मेयार, जिससे मुसलमान उस बहुत पीछे आए, पाकिस्तान की सियासत पे आ जाते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने तो खैर 47 से भी पीछे की तरफ ही तरक्की की, आगे की तरफ नहीं जा सके, हुक्मरान खुआ कोई सा भी आया हो। मेरे साथ जो आज पैनलिस्ट मौजूद हों का तारुफ आपसे करा दूँ। अली नवाज़ अमान साहब मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद हैं। तीनों पाकिस्तान की प्रोमिनेंट पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब ने आज बड़ी पुरइंकशाफ गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि मुल्क में कभी भी इंतखाबात हो सकते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि पीपल्स पार्टी जो है वो अगली हुकूमत बनाएगी। ये जो डेवलपमेंट हुई है कि नून लीग के मुतल्लिक, नून लीग की अपनी जमात के अंदर बड़े वसवसे आने शुरू हो गए। पहली दफ़ा कि शायद हम इलेक्शन जीत भी पाएंगे कि नहीं 2023 का, पहली दफ़ा कि नवाज शरीफ साहब को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये और ज़िमनी इंतखाब, कश्मीर के इलेक्शन, पीपल्स पार्टी की कामयाबी, इसने जो है वो एक तरफ गवर्नमेंट को बड़ा मजबूत दिखाया और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को ग्रुपिंग करके ऊपर आते हुए दिखाया। जिस तरह बलोचिस्तान के अंदर नून लीग टूटी है और सलाउल्लाह ज़ाहरी और अब्दुल कादिर बलोच जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, इस तरह पंजाब में भी वो दावा करें ताकत का। पहले बिलावल साहब की गुफ्तगू सुन लें मुख्तसर, उसके बाद अपने पैनल से बात करते हैं। जो हमारा वज़ीर आज़म है वो दहशत गर्दी के साथ और दहशत गर्दों के साथ हमदर्दी का इज़हार करते हैं, दहशत गर्दों को शहीद करार देता है, और वो जो सिपाही, वो जो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है इस दहशत गर्दी का मुकाबले करने के लिए, उनको लावारिस छोड़ा है। तब्दीली का असल चेहरा बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई है। इल्लेजिटिमेट हुकूमत है ही, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल है, और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। अगर अपोजिशन सीरियस है, अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं, तो कल हुकूमत गिर जाएगी। अली नवाज़ अमान साहब, ये आपको चैलेंजिंग लगी है, पॉलिटिकली थ्रेटनिंग लगी बात जो इन्होंने कही है बिलावल साहब ने, कि हुकूमत कभी भी गिर सकती है और पंजाब में भी तहरीक अदम आ सकती है? आप समझते हैं कि नहीं ये सियासी बयान है सिर्फ? नहीं, और ये सियासी मान तो है, पर ये मुतवातर टाइम से दिया जा रहा है। पर कभी अकेले पीपल्स पार्टी देती थी, फिर पीडीएम बनी, फिर उन्होंने कहा मार या पार करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि मुश्तरका फ़ैसला हुआ इस्तीफ़ा देंगे, फिर मुश्तरका फ़ैसला हुआ धरना देंगे, फिर उन्होंने कहा हमसे पूछा नहीं गया। ये बयान उस चलते रहे। फिर पीडीएम से पीपल्स पार्टी को निकाल दिया गया, एएनपी को निकाल दिया गया, फिर पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई, और फिर वो इस तरह के बयान देना शुरू कर दी। तो मतलब अगर आप कहें कि ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक है तो कोई ताल्लुक नहीं है। जो गवर्नमेंट 35 साल सिंध में रूल करती है, और उनके जो नए इस वक्त बल्दियात के एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं, उन्होंने कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची के 4 बड़े मसले मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची में पानी नहीं है, कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, कराची में सीवरेज। जिस हुकूमत को 35 साल लगे सिर्फ कराची के इशू आइडेंटिफाई करते हुए, आप उनकी बात को क्या सीरियस लेंगे? और जहाँ तक बात है, अब हम बहुत इनरोड्स कर रहे हैं सिंध के अंदर, और उसकी वजह से पीपल्स पार्टी बहुत घबराई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अब देखेंगे कि जो काम, अब आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कराची गए हुए थे, और उसके बाद उन्होंने केपीटी और दोबारा जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज है
और इल्जाम कराची साहब का और मुझे सिंध एक का, बात उसके बताइए ऊपर कि उन्होंने आप कह रहे हैं मीटिंग्स कि होल्ड प्राइम मिनिस्टर सीरियस है इस मामले में। एक रुपया एक फंड नहीं आया कराची को, हालांकि कराची का फंड कायम किया गया 2020 के बाद, आज ये शायद पहली आपको दफा किसने गए। कहा? ये नहीं, आपको आप किसने कहा? प्रैक्टिकली कौन सा फंड दिया आपने किसने कराची कहा को? आपको ये? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा फंड है? मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। वही तो नहीं, फिर आपने तो हतमी बात कर दी थी ना उस्ताद मोहतरम, तो मैंने कहा शायद करेक्शन कर दूँ उसके अंदर। 1100 अरब रुपए का पैकेज उसका अनाउंस हुआ, 600 अरब रुपया उसमें से फेडरल गवर्नमेंट ने लगाना था, 400 अरब रुपया से 450 अरब रुपया पीपल्स पार्टी ने लगाया। ठीक है। उसके अंदर सितंबर के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ग्रीन लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है, उसकी बसों की जो शिपमेंट है वो कार्गो हो गई है वहाँ से। इस सितंबर या अक्टूबर के अंदर हम ग्रीन लाइन चला देंगे। उसके अंदर कराची का आपने देखा था पिछले जो अर्बन फ्लडिंग बहुत बड़ा मसला आया था, जब कहा गया था ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश होता है तो कम पानी आता है। तो उसका जो मसाइल थे वो ये मसाइल थे कि जो नाले हैं, जो कराची के जो नाले हैं वो ज़्यादा इंक्रोच हो गए हैं और उसके बाद कैपेसिटी रही नहीं है। तो उसके ऊपर जो 3 नालों की फेडरल गवर्नमेंट की ड्यूटी लगी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक कर दिए हुए हैं। एनईडी की 100 साल की हमने जो फ्लडिंग से रिलेटेड हमने एक हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कराया है, उसकी बेस पे जो इंक्रोचमेंट वहाँ है उसको ख़त्म कराया है। अब वो काफ़ी हद तक ठीक हो नहीं, गया, ये और भी काम हो रहा है। पानी जो है अली नवाज साहब पानी ना उस्ताद एक मोहतरम, सवाल आपसे ही है, सवाल आपसे ही है, सुन तो ले, आपसे कहीं नहीं जा रहे हम, आपसे पूछ रहा हूँ। मोहतरम सुन तो लें, पानी फेडरल इशू नहीं है, साफ पानी मिलना वहाँ फेडरल इशू नहीं। बात फाइनल कर दी थी ना, मैं वो फाइनल बात का जरा जवाब तो ले लिया करें ना। जी, आप तो बताएं, घबराई बताएं। जाते हैं उस्ताद मोहतरम। मैंने क्यों घबराना है भाई, दूसरी बात इलेक्शन आपने सुने, लड़ना है। फिर आपने कराची सर्कुलर रेलवे जिसमें तौबा करो सर, मैं आप वैसी खतरनाक स्टोरियां सुना देते हैं इंट्रो में। पिछले शो में आया था आपने शादी की सुना दी, इस दफा आया हूं तो आपने, भाई डर लगता है उस्ताद मोहतरम, मैं तो बड़ा आपको पता है भाई बिलावल भुट्टो की सुनाइए इंट्रोडक्शन में, और क्या सुनाइए आपको? जी 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 अच्छा, केसीआर का जो था सुप्रीम कोर्ट का अल्हम्दुलिल्लाह का फर्स्ट सेक्शन चल पड़ा हुआ है, उसका ऑन रोड है और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी काम हो रहा है। K4 मंसूबा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम स्टार्ट कर देंगे। तो आपका जो सखर, क्योंकि सिंध में देखे ना पूरे जो सखर हैदराबाद मोटरवे पीपीपी मोड में वो फाइनल हो गई है, अनकरीब उसका काम होना शुरू हो जाएगा। ये सारे वो ये आप हार क्यों गए कराची में? इतने अच्छे काम करने के बाद आप हार क्यों गए कादर मंदो खेल से, अपनी जीती हुई सीट मिनिस्टर साहब की? यार देखिए, हार जीत चलती रहती है। अब मैं उसके अंदर एक सीट के ऊपर तो आपसे बहस नहीं कर सकता ना। अब मैं ये कह रहा हूँ हार जीत चलते, पर ये भी देखिए ये ना कहा करें आपकी भी एक ही सीट है, हम चाहते हैं आप जीते। अली भाई क्या हो गया, एक सीट की बड़ी वैल्यू होती है, प्राइम मिनिस्टर की भी एक ही सीट है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, कोई कश्मीर का इलेक्शन आपको कश्मीर का इलेक्शन भूल गया, आपको भी सियालकोट का इलेक्शन भूल गया। चलो अच्छा है, आपको मंदोखेल का इलेक्शन याद रहा, तो एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप हिस्ट्री के टीचर रहे। चले पॉइंट आ गया आपने कहा जी कराची में बड़ा काम हो रहा है। अच्छा भाईजान, बात ये आपने कहा काम हो रहा है जी, आपने बताया 11 सुनते तो जाएं, हमारे 10 अरब रुपए के एमएनए फंड। जी जी जी, एक मिनट ठहर जाए सर जरा, मैं कर जाते हैं उस्ताद पीपल्स पार्टी के स्टेक होल्डर्स को भी ले लूं और उसके बाद जुबैर साहब को भी, वो भी कराची के रहने वाले। जरा पहले मुस्तफा भाई, बात ये है कि वो बात तो सही कह रहे हैं कि 35 साल में अगर मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर बन के ये कह रहे हैं कि पानी, ट्रांसपोर्टेशन, सीवरेज के मसले हैं, तो ये तो अली नवाज अवान साहब की पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने तो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, 11,000 अरब में से 6,000 अरब 600 अरब रुपया जो है पता नहीं उन्होंने लगा दिया है और ग्रीन लाइन शुरू हो रही है। तो मेरे भाई, ये जो आपका प्लान है कि बिलावल साहब अगले दिन कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी कराची में 14 सीटें निकाल लेगी, फिर पंजाब में भी आ जाएगी और यहाँ से भी आ जाएगी और हम वज़ारत उज़्मा मिल जाएगी, ये तो भी कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, एटलीस्ट इस प्रोग्राम की हद तक, अली नवाज अवान साहब की हद तक। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई। सबसे पहले तो आपको भी नया साल मुबारक हो। आपने प्रोग्राम के इंट्रो में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उससे इब्तिदा की, और बिलाशुबा हमारी तारीख़ इन रोशन सितारों और इन शख्सियात जो हमारे लिए मशअल राह हैं, और हम आज ये ज़रूर महसूस करते हैं कि हमारी अपनी ज़ात में हम जिस तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं उसमें बहुत कमियों बेशियाँ हैं, और उसके लिए हम शर्मिंदा भी हैं, माज़रख़्वाह भी हैं कि हम वो एक मेयार जो हमारी तारीख़ में हमारे लिए रखा गया, हम उसे पूरा नहीं कर सकते। पहले रखा गया था, उससे पीछे गए हम। सही कह रहे हैं आप जी जी। तो एनीवे, जो पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन है, उस पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन में तो इल्ज़ामात तो आपको पता है वो तो एक रूटीन का काम है कि अली भाई इल्ज़ामात लगाएंगे, बताएंगे कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हम उसके जवाबन अपने दलाइल पेश करेंगे।
लेकिन इन तमाम बातों का जो अल्टीमेट जज है, जिसने फैसला करना है कि हम दोनों में से या हम तीनों में से कौन सही बात कर रहा है और कौन सही बात नहीं कर रहा, वो इस मुल्क के अवाम है। और इस सही। वक्त मेरा ख्याल है कि अगर हम इन तीनों पैनलिस्ट्स को छोड़ के, इस प्रोग्राम के शुरका को छोड़ के, अगर आप सिर्फ अपना कैमरा लेकर बाहर निकल जाएं बाजारों में, गलियों में, कूचों में, तो अवाम का जो रिएक्शन आएगा उसमें से अगर आप 100 उनके शॉट्स, उनके क्लिप्स रिकॉर्ड करेंगे तो शायद उसमें से एक कसीर तादाद ऐसे क्लिप्स की होगी जो आप अपने प्रोग्राम में या कोई टीवी चैनल चला भी नहीं सकता। अवाम की इस वक्त ये सूरत हाल है, महंगाई के हाथों, बेरोजगारी के हाथों, जो अवाम के ऊपर जिस तरह पिछले इस महीने की मिसाल ले लीजिए कि जिसमें 4 दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई, 15 रुपए पेट्रोल की कीमतें अभी तक बढ़ चुकी हैं। बिजली और गैस की कीमतें वो भी बढ़ाने के लिए आज अखबारात की खबर थी कि वो भी रिव्यू हो रही है, IMF का प्रेशर है। तो ये जब सारी चीज़ें आप कलेक्टिवली देखते हैं तो ये मेरे भाई जितना मर्जी ये अपनी गुफ्तगू में साबित करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, अवाम एक मुख्तलिफ बात करते हैं। कराची के जो मसाइल आपने बड़े शद्दत से जिक्र किया कि जी वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग हुई, बिल्कुल दुरुस्त हुई। जो हमारी उसके अंदर कमज़ोरी कोताही है हमें तस्लीम करनी चाहिए और हमें उसे दुरुस्त भी करना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं अपने भाई की तवज्जो जो इस्लामाबाद की तस्वीर, दारुल खिलाफे की तस्वीर पूरे मुल्क की जीनत बनी, टीवी स्क्रीन्स पर नजर आई, गाड़ियां बह रही हैं, सैलाब आ रहा है, वो सारी भी मैं उनकी तवज्जो उनकी तरफ दिलाना चाहता हूँ कि दारुल खिलाफा जहाँ पर आपकी अपनी हुकूमत है, आप इस शहर से MNA भी हैं, आप इस शहर के पुराने रहने वाले हैं, आप इसके कुर्बो जवार से भी वाकिफ हैं। आपके ख्याल में क्या बाराकऊ, ये ऊपर जो और दीगर गांव हैं, पीर सुहावा, कोकीना, तलाड़, सैदपुर, इन आबादियों की तरफ जरा तवज्जो दें, सोहान की तरफ, तो आपको एक बड़ी अजीब सा मंजर नजर आएगा। आप कभी टीवी लेके कैमरा लेके उधर चले जाएं तो एक अजीब सूरत हाल है। तो बहरतौर ये तो इल्ज़ामात हैं जो आपस में लगते रहते हैं। जहाँ तक जनरल सियासत का ताल्लुक है तो उसमें हम ये ज़रूर समझते हैं कामरान भाई के जी जी और हमें कोई आर नहीं है एक्सेप्ट करने में जी। कि पंजाब ही फैसला करेगा कि मुल्क का अगला हुक्मरान कौन होगा। और पंजाब में हम कमज़ोर भी हैं, हमें अपनी वो कमज़ोरियाँ दुरुस्त भी करनी है। वो हम इसमें बिलाशुबा हम एक क्राइसिस से ये ज़रूर आपने गुजर बड़ी रहे बात हैं। कही है, ये एक्सेप्ट करके कि पंजाब ही फैसला करेगा और वहाँ पे आपने अभी मजबूती इख्तियार करनी है, ये आपने बड़ी क्रूशल बात की। लेकिन कराची की 14 सीटें जो हैं वो भी बड़ी सिग्निफिकेंट हैं मुस्तफ़ा भाई, और इस पर मैं ज़ुबैर साहब मेरे साथ आपसे मेरे सवालात के दो रुख हैं। बेसिकली पंजाब पे मैं अभी आऊँगा, कराची को लेकर बेसिकली अब पीपल्स पार्टी भी जोर लगा रही है और उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटर भी लगाया, मुर्तज़ा वहाब साहब बड़े एफिशिएंट डेडिकेटेड आदमी हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने दौरा भी आज किया है, ख्वाह कुछ घंटों का किया है लेकिन किया है। कराची में उनका भी बड़ा फोकस नज़र आ रहा है, वो गवर्नर के ज़रिए भी चाहते हैं कि कराची की तकदीर बदली जाए। आपको ग्राउंड में पिछले 3 साल में क्या चेंजेस कराची के अंदर नजर आए, फिर पंजाब के हवाले से, और आप कहाँ खड़े हुए हैं पार्टी पोजीशन में, क्योंकि अभी आप इलेक्शन हारे हैं बड़े करीब से। जी, पहले तो PTI की बात कर ले कि 3 साल से ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है, और जिक्र किया अभी अली ने कि पता नहीं क्या कुछ मार के मारे हैं इन्होंने कराची के हवाले से। 3 साल, एक तो इनको याद दिलाना पड़ता है आपको 3 साल हो चुके हैं, अभी आप शुरू नहीं कर रहे। 3 साल जब पहली दफ़ा ये आए थे अगस्त 2018 में, तो उसके अगले महीने सितंबर में वज़ीर आज़म साहब कराची आए और इन्होंने 162 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब को ये नहीं पता था कि पैकेज ऐसे नहीं अनाउंस होता, उसकी बजट प्रोविज़न होती है और बजट में कुछ रखा नहीं गया था। मैंने उसी दिन रात को या दूसरे दिन ये कहा था कि जब कोई बजट में रखा ही नहीं गया तो ये 162 बिलियन कहाँ से लगाएंगे। PTI के हमारे दोस्त ये अली टाइप बड़ी बहसें करते थे और ये वो, और उसका नतीजा ये निकला कि आज तक उस 162 बिलियन में से एक पैसा नहीं निकला, एक पैसा नहीं, बिकॉज प्रोविजन ही नहीं था। अब इन्होंने आके पिछले साल अनाउंस किया, उसको भी 1 साल हो चुके, 1100 बिलियन। 1100 बिलियन में जो भी फेडरल गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन थी 600 कुछ अरब रुपए की, और उस पर तो पहले बहस होती रही कि जी सिंध हुकूमत कितनी देगी और वफाकी पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से खुश है कराची में के नाम में, कराची में जुबैर साहब सर सुन लें, सर सुन तो लें, जी 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 सुन लें। इन्होंने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का जिक्र किया। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट 2017 में
यहाँ शुरू हुआ था जब मैं गवर्नर था, और वो फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट था, और उसका जो दो हिस्से थे, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था और फिर उसके बाद बसेस आनी थी। ठीक है, जहाँ हम छोड़ के गए थे कामरान, जहाँ हम छोड़ के गए थे उधर ही सिचुएशन है। आज भी ये कह रहे हैं कि बसेस आएंगी। इनसे सवाल ये पूछना चाहिए 3 साल पहले क्यों नहीं आई थी, 3 साल तक क्यों नहीं आई? मतलब एक बसेस नहीं ला सके 3 साल तक, 3 साल तक ये कराची में बसेस प्रोक्योर नहीं कर सके। दूसरी चीज, इन्होंने पानी का मंसूबे का कहा, K4 मंसूबा फेडरली फंडेड मंसूबा था, सूबाई हुकूमत की भी उसमें कंट्रीब्यूशन थी, 50-50% होना था, उसका तकरीबन 50% हो चुका था, 50% रहता था जब इनकी हुकूमत आई। ये जब सितंबर 2018 में वज़ीर आज़म साहब आए तो उन्होंने जोश खिताबत में ये कहा कि सारे का सारा पैसा वफाकी हुकूमत देगी। अब गैस करें कि उसमें से कितना आया? ज़ीरो। और जहाँ तक इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन है कराची में, एक तो नतीजा आपने देख लिया था कि जो इनकी रिटेन थी सीट थी, जो रिटेन कर ही नहीं सकते थे, धांधली से जीते हुए थे तो रिटेन कहाँ से करते? 6 कंटेंडर्स थे, 6 में से 5वीं पोजीशन थी माशाल्लाह, सेकंड लास्ट, और 6ठी इनके कोalition पार्टनर MQM की थी। दोनों ने मिला के 20 सीटें धांधली से जीती थी 21 में से 2018 में, और एक लास्ट आया, एक सेकंड लास्ट आया। वी मेड अ मेजर इम्प्रेशन इन कराची। ये सवाल का जवाब दीजिए कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से आप मुतमईन हैं, खासतौर पर कराची के मामले में? दूसरा मेरा सवाल साथ ही ले लीजिए, फिर अली नवाज अवान साहब रिस्पॉन्ड करेंगे उसको, कि पंजाब के अंदर आपके जो लीडर्स हैं और आपके जो कारकुन हैं उनमें एक बददिली की कैफियत पाई जा रही है शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक पॉलिटिकल डिफरेंस को लेकर, और पहली दफ़ा ये परसेप्शन भी उभर रहा है कि शायद 2023 के अंदर आप लोग इलेक्शन ना जीत सके। इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे आप? एक तो कारकुन आपके सामने बैठा हुआ है, अच्छा, आप और कोई कारकुन है, एक्स गवर्नर जी, ना कोई शक है, जिनके एक भाई फेडरल मिनिस्टर है, यू आर द एलिटिस्ट फ्रेंड जी, ना कोई शक है कि जी ये हमारी 2023 में हुकूमत नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। देखें, हम सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कामरान जी, जाहिर सी बात है 2 साल बहुत वक्त होता है पॉलिटिक्स में। हम ये कहते हैं कि अगर इवन प्लेइंग फील्ड मिली हमें, और जो कि मिलनी चाहिए, जो कि पीपल्स पार्टी को भी मिलनी चाहिए, PTI को भी मिलनी चाहिए। PTI का तो जो सफाया होगा, जो होगा इवन प्लेइंग फील्ड में, बिकॉज एक आदत हो जाती है ना आपको कि ये सीढ़ी तो लगाएं प्लीज़, मैं कैसे चढ़ूंगा इसके ऊपर। तो जब आप इतने 2011 से अक्टूबर से आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट मिले जिसमें आपकी हर मुश्किल, सियासी मुश्किल कोई और आसान कर दे, तो जाहिर सी बात है उनको जब आप अकेला छोड़ेंगे पॉलिटिकल अरीना में और ख़ुद से लड़ने के लिए, तो फिर वो तो PTI तो कहीं आएगी नहीं। और कराची में मैं आपको बता दूं, मेरी प्रिडिक्शन आप याद रखिएगा, अगर आज इलेक्शन होता है, आज के हवाले से 1 सीट मिलेगी इनको PTI को। बाकी जो 14 थी ना, उसमें तो 8-9 तो वैसे बाकी किसको मिलेंगी ये तो बताएं। सही भी थी वो, बिल्कुल पॉपुलैरिटी कर। बाकी किसको मिलेंगी जी? बाकी किसको मिलेंगी कराची की अगर आज इलेक्शन होता है? बाकी विल बी अ मेजर स्टेक होल्डर। जैसे अभी हमने जो इंप्रेशन क्रिएट किया है, ठीक, चंद 100 वोटों से हम हारे हैं, मैं उसमें किसी को इल्जाम नहीं दूंगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड, एक सूबाई हुकूमत का कैंडिडेट था, उसके साथ आप लड़ते हैं तो बड़ा टफ होता है, और वो भी चंद 100 वोटों से हारे हैं। जहां आप जीत जाते हैं वहां पे आपका मुकाबला जो है आप जीत जाते हैं, जहां नहीं होता वहां धांधली होती है, या मुकाबला मिनिस्टर के साथ। नहीं, मैंने तो नहीं कहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूं, नून लीग का बयानिया, ठीक है। अली नवाज अवान साहब, इससे पहले ब्रेक लूं, यू हैव राइट टू रिस्पॉन्ड। बैठा हुआ आप छोड़ के कभी पंजाब के कारकुन की एग्जांपल देते, कभी किसी और की एग्जांपल। भाई मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा था, और होपफुली आप भी मुस्लिम लीग नून से हैं, और मुस्लिम लीग नून का गढ़ जो है पंजाब है। मुस्लिम लीग नून से ही है जी, ठीक है। अगर आपको शायद नहीं पता था तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून। मुझे इससे कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे ये शक है आप कारकुन नहीं है, यू आर एलीट। आप गवर्नर रह चुके हैं, आपके भाई फेडरल मिनिस्टर है, मैं ये सिर्फ कह रहा था। अच्छी बात है, एलीट भी होना चाहिए, एलिटिस्ट कारकुन है। वो एलीट होंगे जरूर, हाँ जी, मैं एलीट नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं है, अच्छा, असद उमर को बात लगाइए आपने ठीक है, वो होंगे, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, अली नवाज अवान साहब, बात ये है सिर्फ इतनी सी कि भाई ना यहाँ पे अभी जरदारी साहब एक्टिव हैं, पीपल्स पार्टी एक्टिव है पंजाब में, ना नवाज शरीफ साहब शेर जो है, शेर पंजाब, शेर नून लीग, वो मैदान में उतरे, वो तो इंग्लैंड में बैठे हुए अपने वीज़ा की एक्सटेंशन के केसेस में बैठे हुए हैं लॉयर्स के साथ, और तारीखें भुगतनी उन्होंने आ गई, या उन्होंने होम ऑफिस के ऊपर जाना है। आपके पास गोल्डन मौका है यार, 2 सालों में अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी मजीद सर्व करे इस कौम को,
इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप जाने ना दें और कुछ करके दिखाएं, जिस तरह मुस्तफा खोकर साहब ने कहा है, और महंगाई को ही कम कर दें यार, कुछ आपको वोट पड़ जाए पंजाब में, वरना तो मुश्किल है। अच्छा कामरान भाई, अब आपने इसी तरह अनइंटरप्टेड रहना है, जिस तरह मुस्तफा भाई की बात में थोड़ी सी देर जुबैर भाई की बात में वो दो तो मेरे भैया, आप मुस्तफा भाई ने कोई डायनेमिक्स इस्लामाबाद के बात कर दिए, डायनेमिक्स कोई मुस्तफा भाई ने बात कर दी इस्लामाबाद की, तो क्योंकि उनको ज़रा बुरी लगी मेरी। मुस्तफा भाई यहाँ बड़े भड़े हैं, मुस्तफा भाई के फादर यहाँ से MNA भी बन चुके हैं, इनके पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट भी बन चुके हैं, और इन्होंने इतने काम कराए इस इलाके में, इतने काम कराए कि जब मेरा इलेक्शन आया, जब मैं ज़िमनी इलेक्शन में लड़ा, तो मेरे खिलाफ पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट टिकट लेने को तैयार नहीं था। जब प्राइम मिनिस्टर साहब लड़े थे इस इलेक्शन से, तो इन्होंने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था और उसको तीसरे नंबर पे आया था। जिन एरियाज़ की इन्होंने बात की, तो मेरा ज़रूर कहूँगा कि आप उनसे ज़रूर जाके पूछिएगा कि आपने पीपल्स पार्टी को क्यों वोट नहीं दिया और आपने तरीके इंसाफ को क्यों दिया, और अब आप उसकी 3 साल बाद उनकी परफॉर्मेंस से खुश हैं कि नहीं, तो आपको पीपल्स पार्टी का कट्टा चट्टा खोल के बता देंगे लोग, और तरीके, और ये भी बताएंगे कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस्लामाबाद के साथ किया क्या, और ज़रबे लाम बातें हैं सारी, वो भी आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद हेलो जी, आपने कहा था बोलना नहीं है, मैं तो सांस भी नहीं ले रहा भाई। अच्छा, बोले जी। मुझे शक ही पड़ गया ना, मुझे मैं क्या शक ना करें, वो बंदा बाज नहीं आता, क्योंकि आपके वालिद साहब ने बड़ी, नहीं कामरान भाई शक तो करना है ना। देखिए आपके वालिद साहब ने कहा, इतना जबरदस्त इंटरव्यू हुआ, और उन्होंने आपको बड़ी अच्छी बात की थी उस इंटरव्यू में। उन्होंने कहा आपका काम तो बड़ा आसान है, आपने टीवी में जाना और किसी को बोलने नहीं देना। तो मैं तो उस चीज पर मुझे शक पड़ गया कि आप चुप रहे। तो भाई बोल ही नहीं रहा। उसके बाद मैं एक बात ये करना चाह रहा अच्छा ठीक है, और उसके बाद अब 2 बंदे ऐसे बैठे हैं आपके प्रोग्राम में जो दोनों अपनी पार्टी चेंज करना चाह रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी को सेव कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी वाले नून को सेव कर रहे हैं। अनकरीब आपको नजर आएगा कुछ स्विच होता नजर आएगा, कुछ लोग नून में चले जाएंगे और कुछ लोग पीपल्स पार्टी में दोनों भाइयों में से भी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। और जी मैं दोनों की बात कर रहा हूं, आपका टाइम सच करके ये साबित करके दिखाएगा, हम भी इधर ही रहते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने बिल्कुल जुबैर भाई ने ठीक बात की कि 5 साल इनकी गवर्नमेंट रही और कराची के लिए सिर्फ पैकेजेस ही दे के रहे, कोई चीज उन्होंने की नहीं, पैकेज ही देते रहे। ये पहली गवर्नमेंट आई है कि अगर हम फायर टेंडर्स की बात करते हैं तो फायर टेंडर डिलीवर होते हैं, KCR की बात करते हैं तो पहला पैकेज चल पड़ता है, ग्रीन लाइट की बात करते हैं तो टाइम लिमिट्स देते हैं, अक्टूबर में शुरू हो जाएगी, K4 की बिल्कुल इन्होंने शुरू किए थे। पर इतनी मतलब कि आप ये बात सोचें और कितने फख्र से आके बताते हैं मैं कराची गवर्नर रहा हूं, मुझे आप कराची का बता रहे हैं। ओ भाईजान इनको मैं क्या बताऊं, इनको अगर इतने अच्छे थे तो 5 साल में कंप्लीट कर जाते ना, इतना दुख था कराची को। आप तो कराची को तो आपने पंजाब के अलावा तो सियासत भाई मुझे इजाजत है ब्रेक लेने की। अब चलो छोड़ो, दूसरी तरफ चले जाएगी बात। आखिरी बात मैं कर देता हूं ताकि जुबैर भाई को थोड़ा, उन्होंने आखिरी ये बात की कि परफॉर्मेंस की बेस पे कराची में ये हार गए, इसी बेस पे तो कश्मीर में यमन हार गई है, इनका अपना वजीर आला 2 जगह से हार गया है। पॉइंट आ गया आपका। जो 5 साल वहां लगाए अली भाई आपसे एक बात करनी थी जाते जाते, एक आने की परफॉर्मेंस नहीं दी आपने। अली भाई सुन तो ले, मैं ये कह रहा हूं अपना सदका दे दिया करें, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, नजर लग जाए आपकी गवर्नमेंट को और आपको अपना सदका दे के रखिएगा। और बाकी जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो अली नवाज अहवान साहब जो है, सॉरी मुस्तफा नवाज खोकर साहब जो है, उनसे पूछूंगा भाई आप किस पार्टी में जा रहे हैं जो ये इंकिशाफ कर रहे हैं। और जुबैर साहब का तो मुझे पता है अगर ये किसी पार्टी में गए तो वो कौन सी होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। जी वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। अगर मुस्तफा भाई मुझे ये जो डिस्कशन हुई है अभी ब्रेक से पहले, अगर अली नवाज अहवान साहब ने जितने वसूख से ये कहा है कि आप लोग अपनी पार्टी चेंज करने वाले, क्या ये साबित कर रहा है कि बेसिकली आपकी अपनी अपनी पार्टीज़ जो हैं वो उनमें वो मैकेनिज्म और वो ग्रिप और वो कशिश नहीं रही आपके लिए, और आप पॉपुलैरिटी को देखते हुए आप वाकई किसी और पार्टी में जा रहे हैं या मजाक किए इन्होंने? देखिए गुजारिश ये है कि आपको याद होगा मेरी और आपकी एक गुफ्तगू हुई थी आज से 3-4 महीने पहले, और आज जब मेरी आपकी गुफ्तगू हुई, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया, तो उस वक्त भी आपने मुझे उस गुफ्तगू की याद दहानी कराई। और वो जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उस वक्त हुई थी जब हमारी तरफ से एक फैसला किया गया और सेनेट इलेक्शंस में अपोजिशन लीडर के जो कुछ अरकान से हमारी पार्टी ने वोट लिए, तो उसके ऊपर जब मैंने पब्लिकली बरमला इख्तलाफ किया, और वो मेरी एक स्टेटेड पोजीशन थी, स्टेटेड पोजीशन है बाहर तौर, क्योंकि मेरा इख्तलाफ था तो हमारे यहाँ अमूमन ये तसव्वुर कर लिया जाता है
कि जब कोई शख्स इख्तलाफ कर रहा हो तो इख्तलाफ करने के पीछे कोई ना कोई वजूहात होंगी। गुजारिश ये है कि जब सियासत के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हों कि जिनसे इंसान इख्तलाफ करता भी है, तो ये चीज़ देखता है कि जिस पार्टी में वो है वहाँ पर उसको बर्दाश्त करने का इख्तलाफ अगर नुक्ता नज़र में कोई इख्तलाफ है तो उसको बर्दाश्त करने का कितना वादा है, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है। सही। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी कंफर्टेबल, मेरे इख्तलाफ को बर्दाश्त भी किया गया बल्कि सुना भी गया। दूसरी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाऊं, जहांगीर तरीन साहब इनकी पार्टी के एक एग्जाम्पल हैं। इख्तलाफ उन्होंने किया, आज वो जिस हालत में मुकदमात भुगत रहे हैं। इनके एक और साथी अकबर एस बाबर, उन्होंने इख्तलाफ किया, आज वो कहाँ खड़े हैं। हामिद खान साहब उन्होंने इख्तलाफ किया कि ये पीटीआई वो पीटीआई नहीं है, आज वो कहाँ खड़े हैं। दीगर इनके कई अरकान जो पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड जिन्होंने इख्तलाफ किया, बल्कि कुछ MPAs को, नज़ीर चौहान साहब को जिन्होंने इख्तलाफ किया, जिन्होंने जहांगीर तरीन साहब का साथ दिया, उनको जेल में डाल दिया। फिर इसी तरह ओन चौधरी साहब को रुखसत कर दिया जब वक्त निकल गया, फ़ायदा निकल गया। तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो इंटरनल कल्चर है वो कल्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो कि माजरत के साथ के मेरे भाई की जमात में जिसकी वाज़ेह मिसालें मैंने आपको दी, बहुत कम नजर आता है। टॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। जी जी, सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, मैं तो जैसे पहले कहा था, मुझे बहुत खुशी होती कि जितनी देर मेरे भाई ने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के अंदर वो महंगाई पर आ जाते, उस गुफ्तगू में वो अवाम के मसाइल, बेरोजगारी और पिछले वो कह रहे हैं इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ा, जो आप कह रहे थे ना उनको, उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए, आइंदा पड़ेगा। देखिए यही तो होता है अगर एक पॉलिटिकल पार्टी डिलीवर नहीं कर सकती। और मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जो 2013 के इलेक्शंस हुए, 2013 के इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ा। फिर 2018 के इलेक्शंस में पंजाब में हमारी पोजीशन ठीक नहीं रही है, तो ऑन रिकॉर्ड बातें, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने तो तस्लीम किया। और उसमें हमें अपनी जो कमजोरियां हैं उनके ऊपर गौर करना होगा, उन कमजोरियों को नहीं, ये बात सही है मुस्तफा भाई, आपकी मेरी बात हुई और बड़ी ये दिलेरी की बात होती है अपनी पार्टी के अंदर रहते हुए। दोनों तरफ से दिलेरी की बात है, आपकी तरफ से भी दिलेरी और पार्टी की लीडरशिप की तरफ से उन्होंने टॉलरेट किया आपको, और आप उन दिनों फिर आपने टॉक शोज नहीं कर रहे थे, ये बड़ी अप्रिशिएबल बात है। बिल्कुल आपने अपना एक मौक़िफ़ दिया जो कि पार्टी की मेन कोर लीडरशिप के मौक़िफ़ से मुख्तलिफ था, ये अप्रिशिएबल बात है पाकिस्तान जैसे कल्चर में। जुबैर साहब, आप कौन सी पार्टी में जा रहे हैं भाई? आज तो अली नवाज साहब प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मुस्तफा साहब ने तो अभी तरदीद कर दी है। व्हाट्स योर टेक? इतने हालात ख़राब हो गए नवाज शरीफ साहब के ना आने से कि आप भी पार्टी छोड़ रहे हैं। अच्छा, मैं उससे पहले जाने से पहले अली का वो जवाब दे दूं कराची के हवाले से कि 2017 में क्यों शुरू किया था। भाई साहब 2013 में जब हम आए थे तो कराची में हर रोज़ 25 लाशें उठती थीं, बोरीबंद लाशें उठती थी, यहाँ डकैती होती थी, यहाँ ऐसा माहौल था कि कराची वॉज कंसिडर्ड इन जून 2013 एज द मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड। सो हमारा पहला काम था, जो हमें फ़ख्र है कि हमने डिलीवर किया कि कराची को एक नॉर्मल पीसफुल फंक्शनिंग सिटी बनाया, और उसके बाद हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और वो सारे काम शुरू किए। सो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब को ठीक करना था। दूसरी बात ये है कि ये इन्होंने पार्टी का जो जिक्र किया है, मेरा ख्याल है अली को इसलिए आदत है, ये कैबिनेट में जब बैठते हैं ना तो 42% जो इनके साथ कोलीग्स बैठते हैं ना कैबिनेट में, वो इधर उधर से आए हुए हैं। शेख रशीद साहब हैं, या नाम लेते जाएं, उमर अयूब हैं, और पता नहीं कौन कौन है। 42% वो हैं जो कि खास तौर पर मुशर्रफ की काबीना GDA PMLQ के मिनिस्टर भर लिए हैं। तो अब इनको आदत ये है कि पार्टी अगर इक़्तिदार में जो नहीं आता तो फिर आप दूसरी तरफ चले जाएं। भाई साहब, हमारा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, आज भी है, कि मैं पार्टी शिफ्ट करके इक़्तिदार में आ सकता हूँ। अच्छा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये सही तरीका होगा और कोई भी अप्रिशिएट इसको करेगा। सुबैर भाई, आपको ऑफर हुई है पीटीआई की तरफ से आने की? ये एक तो अली को पता होगा ना कि अली। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि हमारे पार्टी में गुंजाइश नहीं इख्तिलाफ करने की। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। ये 15 दिन में मैंने ये नहीं कहा भाई, नहीं, सुन तो लें, मैंने इनकी तारीफ की है। हर प्रोग्राम में सुन तो लें, जी, हर प्रोग्राम में ये बताया जाता है, जिस तरह शाहिद खान अब्बासी से इंटरव्यू करते हुए कि जी देखे मोहम्मद जुबैर ने तो ये कहा था और फलाने ने, अयाज सादिक ने ये कहा था, जो नहीं, वो आपकी कंफ्यूजन है ओपिनियन था सर, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो आपकी कंफ्यूजन है, समझ ही नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है इस पार्टी में। एंड वी आर देयर। नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो आपकी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा आपकी पार्टी में कौन क्या चाह रहा है।
मतलब नवाज शरीफ साहब मोहतरम क्या चाह रहे हैं? इजहार शहबाज तो शरीफ कर साहब रहे हैं ना, हाँ इजहार कर रहे हैं, लेकिन उससे आपके लोग और तकसीम हो रहे हैं। उन्होंने इजहार किया था पब्लिकली। नहीं चले। लेकिन इजहार तो करते हैं ना, मतलब आपको इससे कोई ट्रबल नहीं है कि आपकी पंजाब के लोग जो है उससे कंफ्यूज हो रहे हैं इस इजहार मोहब्बत से जो आप मुख्तलिफ एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं मुतजाद रवैये? पॉलिटिक्स इज नॉट अ गेम फॉर फ्यू वीक्स, पॉलिटिक्स इज अ लॉन्ग टर्म गेम के जी। ये कुछ दिनों के लिए एक ऐसा तासुर ऊपर है कि जी PMLN में एक कंफ्यूजन है और लीडरशिप क्राइसिस है, ऐसा कुछ भी नहीं हल हो जाएगी, हल हो जाएगी। अली नवाज अवान साहब अगर जिस तरह, बिल्कुल ठीक है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया था सजा सुनने के बाद वापस आने का, और बहुत सी प्लानिंग धरी की धरी रह गई थी मुबैना तौर पर, आज अगर इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं जेल एक्सेप्ट कर लूंगा, आप लोगों की सारी हंसी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी और मुकाबला होगा लेवल प्ले फील्ड पे। और शहबाज शरीफ की भी धरी की धरी रह जाएगी। ये भी सही है, आई एग्री। पहले तो मुस्तफा भाई ने बड़ी अच्छी मुस्तफा भाई ने बड़ी अच्छी तरह एलैबोरेट किया होना क्या चाहिए, उनकी पार्टी में क्या होता है, और उन्होंने हमारी पार्टी पर इल्ज़ाम भी लगाए, अंडरस्टैंडेबल। एक सियासतदान भी होता है और सियासतदान भी देखता है, और सियासतदान की एक अपनी हिस्ट्री भी होती है। मुस्तफा भाई की ये जो पार्टी जिसमें अभी हैं वो मेरे ख्याल ज़्यादा लगभग कोई 10 साल हुए होंगे इस पार्टी में। इससे पहले वो किसी और पार्टी में थे, इनका फैमिली, उससे पहले किसी और पार्टी में थी इनकी फैमिली। और वो देखती क्या है, देखती ये है कि ग्राउंड पे कि किस पार्टी का वोट है और किस पार्टी में हमें जगह मिल सकती है, और वो उस चीज़ के ऊपर फैसला करते हुए वो पार्टी स्विच करते हैं, और इसी बेसिस के ऊपर पार्टी स्विच करते रहे हैं। अब मैं ये इस पे आ जाता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। देखिए, अगर ग्राउंड रियलिटी इतनी अच्छी होती तो मुस्तफा भाई डायरेक्टली यहाँ से इलेक्शन लड़ते, और या उनको सेनेटर बनना पड़ता, वो इस्लामाबाद की सीट से बनते। वो इस्लामाबाद की सीट से सेनेटर नहीं है, वो किसी और सूबे की किसी और कोटे की बेस पे सेनेटर हैं। और वो क्यों नहीं है, इसकी वजह यह है कि ग्राउंड पे उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। अब इसके बेस पे लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि वो नेक्स्ट इलेक्शन इस पार्टी से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हर पार्टी के अपने डायनामिक्स है, और अख्तलाफ का मादा जितना तहरीक इंसाफ के अंदर है और जितना मीडिया के अंदर डिस्कस होता है और जितना वोकल है शायद ही किसी पार्टी के अंदर हो। अच्छा, क्विकली जरा मिर्जा जैसे लोगों की मैं बहुत फोकस आपका कमेंट ले लूं मैं इसके ऊपर। आपने ये कहा है मुस्तफा साहब, आपने कुछ कमेंट करने से पहले ब्रेक लूं। देखिए, मैं तो पर्सनल अटैक्स में बिलीव भी नहीं करता और ना ही मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। ठीक है, ना करें, ठीक है, वो ठीक है। तो अली नवाज अवान साहब, बात ये है कि इनमें से कोई आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है आपको? इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी। ओ भाईजान, खुदा वास्ते, हमारे पास पहले ही बहुत हैं। मैं कह रहा हूँ इनको बहुत बुरा लगा जुबैर भाई को, कहते हैं अब हर पार्टी से बंदे लिए हुए हैं। मेरा ख्याल है जुबैर भाई लीटिस्ट में से ना तो इस सैनेट ग्रुप में घूमते हैं, तो उनको नजर आता है कि जाहिद आमिद एक तरफ बैठा होता है या उनका बेटा, दूसरे मुशाहिद हुसैन बैठा होता है। इनकी पार्टी में थे सारे, आपको पता है ना, एल्लोफुल लाने वाला जाहिद आमिद था, मुशाहिद हुसैन भी आपको पता है कब सेनेटर बने, पहले किस पार्टी भाई वो कौन सी ऐसी पार्टी है, एक मिनट के लीडर हैं वो जो बंदूकें देते थे। अब दूसरी तरफ आ जाए कि नवाज शरीफ, हम तो कहते हैं भाई ओ भाई लीडर बनो। आपके कहने पे नहीं आएंगे, आपके कहने पे नहीं आएंगे। मैं कुछ तपस्या करता हूं ब्रेक के अंदर और वापस आके पूछता हूं कि शायद आ जाएं एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, इलेक्शन में सिर्फ 2 साल रह गए और आपने अब की दफा मजीद सोच कर अपना वोट देना है, ताकि पिछले दफों की तरह आप लोगों के साथ धोखा जो होता आ रहा है वो अपना 70 साल से होता आ रहा है। मुझे दीजिए कल तक इजाजत। दुनिया खबर की दुनिया।